नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत में किस प्रकार से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। मतलब कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापना की जो शुरुआत है वो बंगाल से की। तो बंगाल में किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित की, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया। मतलब कि किस प्रकार से अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, द्वैत शासन, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। तो सब कुछ को हम ना एक ही वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन कब हुआ। तो 1498 में, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो पुर्तगाली समुद्री यात्री था वास्को डी गामा, वो प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जो समुद्री यात्रा करके भारत में प्रवेश किया था। तो ये कहाँ आया था? जमोरिन, जो कालीकट का राजा था, उसके यहाँ आया था और वहां से काफी सारी चीजें खरीद करके वो जो है वापस पुर्तगाल गया, जहां उसने बेचा तो उसको बहुत सारा मुनाफा हुआ। देखा देखी में बहुत सारे लोग आए, पुर्तगाल आए, पुर्तगाल के दूसरे व्यापारी आए और पुर्तगाल के दूसरे व्यापारी आए, उनके पीछे पीछे फिर डच आए। डच ये भी यूरोप का ही एक लोग थे। मतलब डच जो है ना, यूरोप में एक देश है हॉलैंड, तो वहाँ के लोगों को डच बोला जाता है, वो आए। उसके बाद ब्रिटिश आए, मतलब अंग्रेज। फिर उसके बाद डेनिश, डेनिश कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। फिर आए फ्रांसीसी। इन सब के अलावा ना जो स्वीडिश कंपनी है वो भी आई थी, स्वीडन की स्वीडिश कंपनी। तो ये सब थे। तो ये आप लोग क्रम भी याद रखेंगे, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी पूछा जाता है यूरोपीय देशों के भारत में आगमन का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर आखिरी में फ्रांसीसी। तो बाकियों को तो हम नहीं देखेंगे, अंग्रेजों के बारे में हम लोग जानेंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इन सभी को भारत से पछाड़ दिया, मतलब भारत से निष्कासित कर दिया और खुद जो है भारत की सत्ता को हथिया लिया। तो यूरोप से आने वाले इन देशों में अंतिम रूप से अंग्रेज विजयी रहे। अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय देशों को परास्त कर भारत से निष्कासित कर दिया, अथवा भारत में ही उन्हें शक्तिहीन बना दिया। मतलब कि देखो, जो पुर्तगाली थे ना वो भारत में थे, गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, वहां पर थे, लेकिन वो वहीं तक सिमट करके रह गए। फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी जैसे क्षेत्र में टिका दिया गया, मतलब उससे आगे वो बढ़े ही नहीं। बाकी जो डच, डेनिश थे वो लोग भारत से ही बाहर निकल लिए, मतलब यहाँ जो है हम अंग्रेजों से जीत नहीं पाएंगे। तो अंतिम रूप से यहाँ पर जो है अंग्रेज टिक जाते हैं। फ्रांसीसियों से उनको काफी लड़ना पड़ता है, लेकिन अंततः फ्रांसीसी भी अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देते हैं। तो अंग्रेज किस प्रकार से भारत में प्रवेश करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक निजी कंपनी की स्थापना पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। 31 दिसंबर सन 1600, कई सारे पुस्तकों में 1599 भी देखने को मिलता है, 1599 या 1600, 31 दिसंबर। इस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ ने इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता दी कि हाँ भैया, तुम लोग जो है पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकते हो। देखो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसका जो स्थापना हुआ था पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का, जिसमें हमारा भारत प्रमुख था। तो एलिजाबेथ का नाम याद रखेंगे, इसी के समय में भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ? तो सन 1608 में। 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अथवा हम इसको बोल सकते हैं कि ब्रिटेन की जो सम्राट थे उसके दूत के रूप में भारत में हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, ये आता है भारत में। और इस समय भारत में किसका शासन था? मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। हालांकि संपूर्ण भारत पर उसका अधिकार नहीं था, लेकिन भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र, दक्षिण को छोड़ करके, दक्षिण के कुछ भागों को छोड़ करके लगभग समस्त उत्तरी भारत में, मध्य भारत में जहांगीर का शासन था। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और जहांगीर इससे काफी प्रभावित होता है। इसको इंग्लिश खां जैसी उपाधि देता है, मनसबदार, इसको जो है ना 400 का मनसब भी दिया था जहांगीर ने, और एक स्त्री से विवाह भी करवा दिया था। लेकिन कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के पास क्यों गया था? कुछ मांगे मनवाने। वो बोलता है कि हमको सूरत में फैक्ट्री खोलनी है, लेकिन जहांगीर जो है मना कर देता है, परमिशन नहीं देता है। इसके बाद एक और व्यक्ति आया था, टॉमस रो। टॉमस रो सन 1615 में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। इसको कुछ कुछ सफलता अवश्य प्राप्त हुई थी। तो
ध्यान रखेंगे 1608 में पहला अंग्रेज भारत आया जिसका क्या नाम था, कैप्टन हॉकिंस। भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास सूरत में 1608 में किया था, जिसमें उन्हें 1613 में सफलता प्राप्त हुई। देखो 1608 में इन्होंने कोशिश की थी, जहांगीर के पास गए थे लेकिन जहांगीर ने मना कर दिया, लेकिन अंततः 1613 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। सूरत कहाँ पर है, तो गुजरात में है, एक बंदरगाह है, आज भी बंदरगाह है, और उस समय काफी महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। सूरत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और अंग्रेजों से पहले यहां पर पुर्तगालियों का दबदबा था, तो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को रास्ते से हटाया। स्वाली का युद्ध होता है और फिर जो पुर्तगाली हार जाते हैं और इसके बाद फिर जहांगीर जो है सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे देता है। देखो फैक्ट्री क्या था, तो फैक्ट्री जो है ना, एक आप बोल सकते हो व्यापारिक कोठी या सीधे सीधे आप इसको गोडाउन बोल सकते हो, जहां पर ये लोग भारत से खरीदे गए सामान को एकत्रित करते थे, उसके बाद इंग्लैंड भेजते थे। तो फैक्ट्री मतलब ऐसा मत समझो कि वहां पर चीजें बनाई जाती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ गोडाउन के रूप में यूज होता था। आगे देखते हैं, 1611 में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम नामक स्थान पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो ये दो चीजें ना अक्सर पूछा जाता है कि पहली कोठी कहाँ स्थापित की। अगर देखा जाए प्रयास 1608 में हुआ, वो वाला जो है 1613 में जाकर के पूरा हुआ। अगर कायदे से देखा जाए तो भारत की भूमि पर अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित हुई थी, जो कि 1611 में स्थापित हुई थी। अगर कभी ये पूछा जाए ना कि मुगल साम्राज्य में अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ स्थापित हुई, तब आपको सूरत लगाना है, क्योंकि जो सूरत है, गुजरात है, वो मुगलों के अधीन था, लेकिन जो दक्षिण वाला जो भाग है ये मुगलों के अधिकार में नहीं था। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के विभिन्न स्थानों पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करना शुरू किया। प्रमुख इनकी जो फैक्ट्रियां थी, बालासोर कहां पर है, उड़ीसा, जहां पर उन्होंने 1638 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। हुगली जो कि बंगाल में है, 1651 में यहां उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंबई इनको ना दहेज में मिला था। देखो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं, क्या था कि 1661 के आसपास ना पुर्तगाली राजकुमारी और ब्रिटिश सम्राट दोनों के बीच विवाह होता है, तो पुर्तगाल जो है ना इंग्लैंड को बंबई का क्षेत्र दहेज में दे देता है। बंबई इस पर ना पुर्तगालियों ने अधिकार कर रखा था, तो पुर्तगाली जो है इंग्लैंड को बंबई दहेज के रूप में दे देता है, और जो सम्राट है ना वो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई को अंग्रेजों को दे देता है। तो बंबई पर अंग्रेज जो है अपना बेस बना लेते हैं। इसके बाद कलकत्ता, देखो कलकत्ता इनको कब मिला था, तो 1698 में बंगाल का सूबेदार था अजीमुशान। इस समय औरंगजेब का शासन था, तो अजीमुशान बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। उसने 3 गांवों की सूबेदारी, माफी चाहूंगा सूबेदारी नहीं, 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेजों को प्रदान की 12,000 रुपए में। ये गांव कौन कौन से थे पूछता है अक्सर, एक तो था गोविंदपुर, एक था सूतानती, एक था कोलिकाता। तो ये 3 गांव थे और इन 3 गांवों को अंग्रेजों ने कलकत्ता के रूप में विकसित किया। आगे चल करके यही कलकत्ता जो है ना अंग्रेजों का बहुत बड़ा सबसे प्रमुख बेस बना, और जब पूरे भारत में उनका अधिकार हो गया तो कलकत्ता ही अंग्रेजों की राजधानी रही। दिल्ली तो बाद में बनी, 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई, उससे पहले तक कलकत्ता ही ब्रिटिश भारत की राजधानी रही है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये उनके फैक्ट्रियां थे। इसके बाद देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समय समय पर मुगल बादशाहों से विशेष व्यापारिक अधिकार प्राप्त होते रहे हैं। मतलब कि देखो जैसे मैंने बताया कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, ये लोग मुगल बादशाह के दरबार में गए थे, बोला कि हमको भाई परमिशन दो कि हम लोग सूरत में फैक्ट्री खोले, भारत में व्यापार करें। जहांगीर ने शुरुआत में नहीं दी, बाद में लेकिन उसने परमिशन दे दिया। तो इसी प्रकार से आगे भी वो लोग जो है ना मुगल दरबार में जाते थे, परमिशन मांगते थे, और जो भी मुगलों के जो सूबेदार होते थे उनके दरबार में भी जाते थे और फरमान जारी करवा लेते थे। 1651 में जो शाह शुजा था, जो कि बंगाल का सूबेदार था, शाह शुजा शाहजहां का बेटा था, तो उसने ना हुगली में फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन दी थी 1651 में, और साथ ही साथ बंगाल में व्यापार करने का भी अधिकार दिया। इसके बाद औरंगजेब ने भी कई बार अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार प्रदान किए थे। ऐसा ही एक विशेष अधिकारों का फरमान मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम जारी किया था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है प्रश्न 1717 का फर्रुखसियर का फरमान। तो
क्या था कि अंग्रेज लोग जो है ना सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं फर्रुखसियर के पास, और फर्रुखसियर के विषय में बताया जाता है कि उस समय उसको कहीं फोड़ा निकल गया था जिसको भारतीय चिकित्सक ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो एक अंग्रेज डॉक्टर ने उसका इलाज किया था, और इससे जो है फर्रुखसियर खुश हो जाता है और अंग्रेजों को कई सारे फरमान जारी कर देता है। तो इस फरमान के जरिए, मतलब कि फर्रुखसियर ने जो फरमान जारी किया था ना, तो उसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3,000 वार्षिक के बदले कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल जाता है। मतलब कि फर्रुखसियर बोलता है कि भैया तुम मेरे को 3,000 रुपए हर साल दे देना, और बंगाल क्षेत्र में जितना चाहे उतना व्यापार करो, तुमको कहीं भी कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जो चुंगी वगैरह दी जाती थी ना, तो उससे अंग्रेजों को माफी दे दी। इसके बाद देखिए, इसी फरमान में एक और बात कही गई थी कि तुम जो है, मतलब अंग्रेजों को बोला गया कि तुम जो है 10,000 रुपए वार्षिक मेरे को दो, और बदले में सूरत में जितना चाहे उतना व्यापार करो, वहां भी कोई चुंगी नहीं लगेगा। मतलब बंगाल में 3,000, सूरत में 10,000। ये जो दोनों क्षेत्र थे ना, काफी मतलब महत्वपूर्ण क्षेत्र थे व्यापारिक दृष्टिकोण से। दोनों से बहुत सारा राजस्व प्राप्त होता था व्यापार से। तो अब जो है अंग्रेजों को इतना छूट मिल गया, तो कहीं ना कहीं मुगलों को घाटा होना शुरू हुआ होगा। 10,000 3,000 कहाँ छोटा सा रकम हुआ करता था, वहां से तो लाखों रुपए चुंगी प्राप्त होता था। मतलब अंग्रेज जो है लाखों देने से बच गए, तो उनको काफी फायदा हुआ। और इसके अलावा ना और भी कई सारे फरमान मतलब अधिकार दिए गए। अब देखिए, अंग्रेज ना लगभग 1740-50 तक ना एक नॉर्मल व्यापारी की तरह थे। जिस प्रकार फ्रांसीसी थे, डच थे, मतलब कोई उनका राजनीति में उतना ज्यादा दखल वखल नहीं दे रहे थे 1740-50 तक। लेकिन ना 1740-50 के बाद कुछ घटनाएं घटित होती है। एक तो मतलब जो मुगल बादशाह धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे, और उनकी कमजोरी के विषय में अंग्रेजों को पता चलने लगा। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है, दिल्ली को भयंकर तरीके से लूटा जाता है, और जो मराठे हैं वो भी बार बार मुगलों के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुगल शक्ति के ह्रास के विषय में अंग्रेजों को पता चल जाता है। इसके अलावा भारत में काफी छोटे छोटे राज्य होते हैं जो आपस में लड़ भिड़ रहे होते हैं। मुगलों के पतन के बाद ये छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। तो काफी आसान हो गया चीजें। देखते हैं आगे। अब इसी बीच ना, मतलब 1740-50 के आसपास से ही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ। क्योंकि जो फ्रांसीसी थे उन्होंने सोचा कि भाई हम लोग जो है अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देते हैं और भारत में अपना वर्चस्व कायम कर लेते हैं। तो यही कारण था कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 बार लड़ाइयां लड़ी गई थी। तो एक फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसने इस चीज की शुरुआत की थी। तो 3 बार ये लड़ाई हुई थी, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, और ये तीनों संघर्ष ना कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था। इसी कारण इसको कर्नाटक का युद्ध भी बोला जाता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। बात करते हैं प्रथम कर्नाटक के युद्ध की, तो ये 1746 से 1748 तक चला था। इसका कारण क्या था? तो देखो, जो फ्रांस और इंग्लैंड है वो यूरोप में लड़ रहे थे। तो ये दोनों यूरोप में लड़ रहे हैं, तो इन्हीं के जो लोग भारत में थे, या भारत के अलावा किसी दूसरे भी जगह में है, कहीं भी अफ्रीका हो, अमेरिका हो, तो हर जगह ये लोग आपस में लड़ रहे थे। तो भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज जो हैं लड़ते हैं, और प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी होता है। एक्सला-सैपेल की संधि से युद्ध समाप्त होता है। ध्यान रखेंगे, एक्सला-सैपेल पूछा जाता है संधि के विषय में भी। और पहले वाले कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों को हार हुई थी और फ्रांसीसियों को जीत मिली थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच चला था। इस बार जो है ना, कारण भारत में था। क्या था कि जो फ्रांसीसी और अंग्रेज थे ना, ये लोग हैदराबाद और जो मैसूर है वहां पर उत्तराधिकार के मामले में दखल देने लगे थे। दोनों जो है ना अपने अपने व्यक्तियों का समर्थन करना शुरू कर रहे थे, और इसी कारण दोनों जो है आपस में भिड़ जाते हैं। और इस बार फ्रांसीसियों का पक्ष कमजोर पड़ता है और अंग्रेजों का पक्ष भारी पड़ता है। मतलब कि अंग्रेजों को इस बार जीत मिलती है द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। और ये जो युद्ध है ना, पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। पौंडीचेरी ना फ्रांसीसियों का गढ़ था, ध्यान रखेंगे, फ्रांसीसियों का बेस था पौंडीचेरी। वहीं अंग्रेजों का ना दक्षिण में एक और बेस था मद्रास, मैंने बताया नहीं, मद्रास, जो आगे चल करके चेन्नई बना। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला है तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1756 से 1763 तक चला था। इसका कारण क्या था? तो यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ रहे थे, और ये जो युद्ध है ना 7 वर्ष तक चला था। इसी कारण से इसको यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अब फिर से मतलब फ्रांसीसी और अंग्रेज यूरोप में लड़ रहे हैं, तो वो लोग भारत में भी लड़ना शुरू कर देते हैं। इस बार जो है फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार होती है। 1760 में फ्रांसीसियों और
अंग्रेजों के बीच एक युद्ध लड़ा गया था जिसको वांडी वॉस का युद्ध कहा जाता है। और जैसा इस युद्ध का नाम है ना वांडी वॉस, तो फ्रांसीसियों का पूरी तरह से वॉस हो गया, सफाया हो गया। और इसके बाद फ्रांसीसी जो है पौंडीचेरी वहीं तक सिमट करके रह गए। पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध ने ये पूरी तरह से तय कर दिया कि अब भारत में किसका सिक्का चलेगा, अंग्रेजों का सिक्का चलेगा। जो फ्रांसीसी हैं वो पौंडीचेरी तक सिमट करके रह गए। अब हम लोग बात करते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। बंगाल जो है ना, जो किसी समय में मुगल साम्राज्य का अंग हुआ करता था, और सबसे पहले वही बंगाल मुगल साम्राज्य से पृथक हुआ, स्वतंत्र हुआ, और वही बंगाल सबसे पहले अंग्रेजों के अधिकार में आया। मतलब कि मुगलों के हाथ से निकला और कुछ ही समय बाद अंग्रेजों के हाथ लग गया, इस टाइप से। तो ये भी पूछा जाता है सबसे पहला प्रांत जो मुगल साम्राज्य से अलग हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो वो बंगाल था। और अंग्रेजों के अधीन सबसे पहला राज्य जो अंग्रेजों के अधिकार में आया तो वो था बंगाल। तो किस प्रकार से बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, तो दो युद्धों का जिक्र होता है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। हालांकि ये दोनों युद्ध ना कोई बहुत बड़ी लड़ाइयाँ नहीं थी। जैसे कि पानीपत का युद्ध हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ वो जो बाबर, इब्राहिम लोदी, अकबर, हेमू, या फिर अहमद शाह अब्दाली, मराठे, इसके अलावा तराइन का युद्ध, दूसरे जो बड़े बड़े युद्ध है ना, उस लेवल का ये युद्ध था ही नहीं। बिल्कुल छोटा सा युद्ध था, छोटी छोटी झड़पें हुई थी। मतलब युद्ध इसको बोला नहीं जा सकता, मामूली सी झड़पें थी। तो फिर भी ना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्यों? क्योंकि इसने लगभग भारत की दशा दिशा सब कुछ बदल दिया था। बात करते हैं प्लासी के युद्ध की, जो कि 23 जून 1757 को लड़ा गया था सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। तो प्लासी का युद्ध हुआ क्यों था? तो देखो, जो सिराजुद्दौला था ये 1756 में बंगाल का नवाब बनता है, और 1756 के आसपास ही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य फिर से संघर्ष छिड़ने का डर शुरू हो जाता है। मैंने बताया तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। तो अंग्रेजों को लगता है कि फ्रांसीसी उन पर आक्रमण कर देंगे। इसी डर से अंग्रेज क्या करते हैं, जो बंगाल में उनकी जो फैक्ट्री थी ना कलकत्ता में, तो उसकी किलेबंदी करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ फ्रांसीसी, उनकी जो बंगाल में बस्ती थी चंद्रनगर, वो लोग भी अपना चंद्रनगर में किलेबंदी करना शुरू कर देते हैं। अब जो है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला दोनों को रोकता है कि भैया आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग व्यापारी हो ना, व्यापार करो, किलेबंदी काहे कर रहे हो, काहे लड़ रहे हो। तो जो चंद्रनगर वाले हैं फ्रांसीसी, ठीक है हम लोग किलेबंदी नहीं करते, लेकिन अंग्रेज जो है ना, जो कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जीत चुके थे, तो थोड़ा सा उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था थोड़ा हाई था, तो वो लोग बोलते हैं कि इसकी बातों पे ध्यान मत दो, अपने काम पर ध्यान लगाओ। तो वो लोग जो है ना किलेबंदी करना बंद नहीं करते हैं, चालू रखते हैं किलेबंदी करना, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना। सिराजुद्दौला का दिमाग घूम जाता है, वो सीधे कलकत्ता पर अटैक कर देता है, और जो अंग्रेज है ना वो भाग जाते हैं कलकत्ता छोड़ करके एक द्वीप, कुल्टा द्वीप, वहां पर जाकर के शरण लेते हैं, और कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो जाता है। और अंग्रेज फिर जो है ना मद्रास संदेश भिजवाते हैं कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, यहाँ के नवाब ने हमको जो है कलकत्ता से भगा दिया है। तो फिर मद्रास से एक बड़ी सेना बंगाल भेजी जाती है। जो सेना बंगाल भेजी गई ना, वो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के लिए रिजर्व रखी गई थी मद्रास में, लेकिन उसको बंगाल भेज दिया जाता है। किसके नेतृत्व में? तो वॉटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, इन दोनों के नेतृत्व में भेजा गया। और इस सेना की मदद से फिर से ये लोग जो है ना कलकत्ता पर अधिकार कर लेते हैं। अब सिराजुद्दौला क्या करें? तो सिराजुद्दौला को लगता है कि भाई इनसे संधि कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तो फिर अलीनगर की संधि होती है, जिसके तहत सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को उनके पहले वाले अधिकार लौटा दिए। मतलब कि जो फर्रुखसियर ने जो उनको अधिकार दिया था ना 3000 रुपए वार्षिक और कर मुक्त व्यापार, तो वो वाला अधिकार उनको दे देता है, और कुछ छोटे छोटे दूसरे अधिकार भी दे देता है। ठीक है तुम लोग यहाँ व्यापार करो। लेकिन अब जो है ना अंग्रेज ये मतलब अब अंग्रेजों को लगता है कि भाई ये जो सिराजुद्दौला है अगर ये लंबा टिक गया तो हमको बंगाल में टिकने नहीं देगा। तो अब जो है अंग्रेज षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं कि किसी तरह से सिराजुद्दौला को रास्ते से हटाओ, किसी ऐसे व्यक्ति को बंगाल का नवाब बनाओ जो हमारी मांगों को पूरा कर सके। और इसके लिए ना अंग्रेज क्या करते हैं, बंगाल के जो काफी रईस लोग होते हैं, जो बंगाल के व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी, जिनमें जगत सेठ, हाँ इसके अलावा एक और नाम मिलता है अमीचंद, मानिकचंद, राय दुर्लभ, इस टाइप के लोगों को अपनी ओर मिलाना शुरू करता है। बताता है कि हम लोग जो है ना अपने एक आदमी को बंगाल का नवाब बनाते हैं तो हमारी मांगे डिमांड पूरी करता रहेगा। तो वो लोग भी ठीक है
सहमत हो जाते हैं, अंग्रेजों का साथ देते हैं। और ये लोग किसको पकड़ते हैं? सीधा सिराजुद्दौला के सेनापति को, जिसका नाम था मीर जाफर, उसको विश्वास दिलाते हैं कि तुम हमारा साथ दो, हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो वो भी सहमत हो जाता है, ठीक है भैया मेरे को बना दो नवाब, मैं तुम्हारा जो भी है करूंगा। तो अब जो है ना सिराजुद्दौला को किसी तरह से युद्ध के लिए उकसाना ये बाकी रह गया था, मतलब उसको किसी भी तरह से युद्ध के मैदान में लाओ और उसको खत्म कर डालो। तो बहाना क्या बनता है? अलीनगर की संधि का उल्लंघन। तो फिर प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757, तो 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेज दोनों की सेनाएं जो है ना प्लासी के मैदान में आमने सामने होती है। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था। और यहाँ पर क्या होता है, सिराजुद्दौला की जो सेना होती है जिसका नेतृत्व तो किसके हाथ में है? मीर जाफर के हाथ में। और मीर जाफर वो तो पहले से ही अंग्रेजों से जा मिला है, तो मीर जाफर जो है बिल्कुल निष्क्रिय रहता है, कुछ नहीं करता है। सिराजुद्दौला की एक छोटी सी टुकड़ी मीर मदान और मोहन लाल के नेतृत्व में थोड़ी देर लड़ती है और यहाँ मीर मदान मारा जाता है। और वो कब तक अंग्रेजों का सामना करते, और जो सिराजुद्दौला है वो भी देख लेता है कि भाई यहाँ तो गड़बड़ है, जो मामला गड़बड़ है, तो वो भी जो है वहां से निकल जाता है। बाद में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है, मीर जाफर के बेटे ने उसकी हत्या कर दी थी। तो प्लासी का युद्ध बिल्कुल ऐसा छोटा सा झड़प वड़प हुआ था, क्योंकि जो बहुत बड़ी सेना थी ना जो मीर जाफर के नेतृत्व में थी, क्योंकि मीर जाफर बंगाल का सेनापति था, तो जब तक सेनापति आदेश नहीं देगा तो सेना भला करेगी क्या। तो मीर जाफर कुछ नहीं करता है, उसकी सेना निष्क्रिय खड़ी रहती है और प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेज जीत जाते हैं बिना कुछ किए। अब जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, जैसा कि उसको पहले बोला गया था। और मीर जाफर जो है अंग्रेजों को खुश करने के लिए, मतलब कि अंग्रेजों की सहायता से वो नवाब बना है, तो अंग्रेजों को बहुत सारा पैसा वैसा देता है, उनकी कई सारी डिमांड वो पूरी करता है। अब क्या होता है, जो अंग्रेज है ना वो और मांगना शुरू करते हैं मीर जाफर से कि भैया इतना दो, ये अधिकार दो, ये पावर दो। तो मीर जाफर तंग हो जाता है और वो आनाकानी करना शुरू कर देता है, मतलब कि जो अंग्रेज हैं उनकी जो धन लोलुपता है ना उसको मीर जाफर शांत नहीं कर पाता है। और अंग्रेजों को भी लगता है कि भाई ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, हमने इसको नवाब बनाया, हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रहा, हटाओ इसको। और फिर अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा, ये इस टाइप की जो घटना है ना, मतलब कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को अपदस्थ कर दिया, मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया, फिर मीर जाफर उनके काम नहीं आया तो मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। तो इस टाइप की जो घटनाएं हैं ना पहले भी होती थी, मतलब कि जो व्यापारी वर्ग है या फिर दरबार के प्रमुख प्रमुख लोग हैं, जब भी उनको लगता ना कोई शासक अगर वो अयोग्य है, योग्य है तो अलग बात है, अगर योग्य व्यक्ति होगा तो वो सबको कंट्रोल करके रखेगा, अगर कोई अयोग्य व्यक्ति शासक बना है तो जो प्रमुख प्रमुख जो दरबारी लोग हैं, नगर के प्रमुख व्यापारी लोग हैं, मतलब पैसे वाले लोग हैं, तो वो लोग जो है ना षड्यंत्र रच के उसको हटा देते थे गद्दी से और अपने व्यक्ति को बिठा देते थे। जब हम लोग दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ रहे थे ना तो इस टाइप की घटनाएं बहुत हुआ करती थी, जिसमें दरबारी लोग जो है षड्यंत्र रचते थे और अपने मन मुताबिक किसी को भी गद्दी पर बैठा देते थे जो उनके लिए काम करे। आगे चल करके जब उत्तर मुगल कालीन शासक आए ना, मतलब कमजोर कमजोर मुगल शासक, तो उस टाइम पर भी यही होने लगा था। जो भी प्रमुख दरबारी गण थे, जो काफी शक्तिशाली लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने मन मुताबिक बादशाह चुनने लगे थे मुगल साम्राज्य में भी, उत्तर मुगल कालीन शासकों के दौर में। तो सेम यही चीज जो है ना अंग्रेजों ने किया। पहले क्या होता था, जो दरबारी होते थे वो लोग भारतीय होते थे, लेकिन इस बार विदेशी है, तो ये लोग पैसे के दम पर प्रमुख दरबारियों को अपनी तरफ मिला लेते थे। बंगाल के जो प्रमुख लोग थे ना, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, रिच लोग थे, उनको अपनी तरफ कर लेते थे, अपने समर्थन में ले लेते थे और फिर अपना जो मन मुताबिक कार्य करवा लेते थे। तो मीर जाफर के बाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया जाता है और बदले में उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अंग्रेजों की मांगों को पूर्ण करेगा। लेकिन जो मीर कासिम था ना, ये थोड़ा सा योग्य व्यक्ति था, समझदार व्यक्ति था, और ये बहुत जल्दी समझ जाता है कि अंग्रेज उसको बिल्कुल स्वतंत्र रूप से शासन करने नहीं देंगे, तो अंग्रेजों को सबक सिखाना बनता है। तो मीर कासिम सबसे पहला काम तो ये करता है कि वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करता है। देखो
मुर्शिदाबाद को मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी बनाई थी। मुर्शिद कुली खां वह व्यक्ति था जिसने बंगाल को स्वतंत्र कराने की शुरुआत की थी। उसके बाद अलीवर्दी खां के समय में बंगाल लगभग स्वतंत्र हो गया। अलीवर्दी खां के बाद आया सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, मीर जाफर के बाद मीर कासिम। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की और अपनी जो सेना है उसको भी शक्तिशाली करने का प्रयास किया। यूरोपीय ढंग से संगठित करने की शुरुआत की इसने। अब देखो, जब अंग्रेजों को मीर कासिम के विषय में पता चलता है कि भैया ये तो बड़ा थोड़ा सा योग्य व्यक्ति है, ये हमको जो है टिकने नहीं देगा, हमको टिका देगा इस टाइप से, तो अंग्रेज अब फिर इसके खिलाफ भी षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं कि इससे अच्छा तो मीर जाफर ही था, भले वो नानुकुर करता लेकिन देता तो सही, ये तो थोड़ा सा चालाक आदमी है। मीर जाफर को हम जो बोलते बोलते उठता, बैठ बोलते बैठता, लेकिन ये तो थोड़ा टेढ़ा आदमी है, समझदार है। तो ये इनको लगता है कि फिर से मीर जाफर को लाओ, मीर कासिम को हटाओ। षड्यंत्र रचना शुरू किया जाता है और मीर कासिम को बंगाल छोड़कर के भागना पड़ता है, मतलब कि परेशान हो जाता है, बंगाल छोड़ के भाग जाता है। कहाँ जाता है? ये सीधा अवध जाता है। अवध जो आजकल लखनऊ उत्तर प्रदेश में है ना, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, उस तरफ चला जाता है। अवध के नवाब थे उस समय शुजाउद्दौला और बंगाल के मुगल बादशाह थे शाह आलम। तो शाह आलम और शुजाउद्दौला से अवध में इसकी भेंट होती है और दोनों को ये अपने पक्ष में कर लेता है और ये तीनों मिलकर के एक संयुक्त सेना तैयार करते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। अब देखिए, अब होता है बक्सर का युद्ध। तो किस टाइप से हुआ था बक्सर का युद्ध? तो देखो, एक तरफ ना मीर कासिम की संयुक्त सेना थी। कौन कौन थे एक बार फिर से सुन लीजिएगा। बंगाल का नवाब मीर कासिम, उसका साथ दे रहा था अवध का नवाब शुजाउद्दौला और साथ ही साथ मुगल बादशाह शाह आलम। तो इन तीनों की संयुक्त सेनाएं एक तरफ थी और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा, जो प्लासी का युद्ध था उसमें क्लाइव था और इस वाले में मुनरो था। तो देखते हैं अब। तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। मीर कासिम युद्ध क्षेत्र से भाग गया और जो शुजाउद्दौला है और शाह आलम, ये दोनों जो हैं बिल्कुल दोषी बना दिए जाते हैं। इन्हीं के ऊपर सारा जो युद्ध हुआ था, जो रायता फैला था, इन्हीं के ऊपर मढ़ दिया जाता है और फिर इनके साथ एक संधि की जाती है जिसको इलाहाबाद की संधि कहा जाता है, जिसके तहत अंग्रेजों को बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे। तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो कर रहे थे। ध्यान रखेंगे कैप्टन मुनरो, हेक्टर मुनरो शायद नहीं था इनका नाम, कैप्टन मुनरो याद रखेंगे। मुनरो, हेक्टर इनके साथ लगा है कि नहीं मेरे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, खाली मुनरो याद रखेंगे उतना भी काफ़ी है। बात करते हैं इलाहाबाद की संधि की। तो देखो, इलाहाबाद की संधि ये कब हुई थी? 1765 में। युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में। फिर इतना समय क्यों लगा? देखो क्या था कि जो कैप्टन मुनरो था उसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता था कि मैं जो है आगे इनके साथ डील नहीं कर पाऊंगा। तो अंग्रेजों ने फिर रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया, जो प्लासी के युद्ध के समय था, जो कि 1760 में इंग्लैंड वापस चला गया था। तो उसको फिर से बुलाया जाता है और 1765 में वो बंगाल आता है, बंगाल का गवर्नर बन करके। तो यही जो है ना क्लाइव, उसने फिर इलाहाबाद की संधि की इन दोनों के साथ जो हार गए थे। तो इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी? तो ये ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो क्या कहते हैं, जो अपना मुगल बादशाह शाह आलम है ना, उससे अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि उसको मजबूर कर देते हैं कि आप जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी हमको दे दो। दीवानी मतलब क्या कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जो भी राजस्व वसूलने का कार्य है वो अब अंग्रेज करेंगे। अंग्रेज मतलब बंगाल के कर्ता धर्ता बनेंगे। हालांकि वो बंगाल के विकास का जो काम है उसको हाथ नहीं लगाते हैं, वो जो है बंगाल के नवाब को ही सौंप दिया जाता है। बाकी पैसा वसूलने का काम बंगाल में अंग्रेज अपने हाथ में ले लेते हैं और इसके बदले मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना तय किया जाता है। तो जो मुगल बादशाह इस चीज को स्वीकार कर लेता है। इसके अलावा जो अंग्रेज है ना, वो मुगल बादशाह को कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र दिलवाते हैं अवध के नवाब से। इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र ये पहले जो है ना अवध के नवाब के अधिकार में था, तो उसको बोलते हैं कि ये दोनों क्षेत्र तो शाह आलम को दे दे। तो ये तय होता है। और इधर
अवध के नवाब से क्या शर्त रखी जाती है कि अवध के नवाब को बोला जाता है कि तुम जो है कड़ा इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम को दे दो और हमको अंग्रेजों को अवध में कर मुक्त व्यापार का अधिकार दो। ये सब पावर दिया मतलब कि संधि की शर्तों में था। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो मैंने बताया कि जो मीर कासिम था वो जो है अवध भाग जाता है बक्सर के युद्ध के पहले। तो जैसे ही मीर कासिम बंगाल छोड़ करके भाग जाता है ना, उसके तुरंत बाद बक्सर के युद्ध के पहले ही मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। कुछ समय बाद 1765 में उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके अयोग्य पुत्र जिसका नाम नवाजुद्दौला था उसको बंगाल का नवाब बनाया जाता है और अंग्रेज उसके संरक्षक के रूप में काम करते हैं। तो इस प्रकार से बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। मतलब कि जो शाह आलम था उसने बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का काम अंग्रेजों को दे दिया, लेकिन बंगाल में जो प्रशासनिक कार्य है वो बंगाल का नवाब करेगा। उसमें भी जो सेना वाला जो मामला है, सेना, पुलिस, न्याय और विदेशी मामले, ये सब जो है ना अंग्रेजों ने अपने पास रखे। पैसा वसूलने का काम भी अपने पास रखा और बाकी जो जन सेवा वाला कार्य है ना, प्रशासनिक कार्य, वो किसके पास रहने दिया? बंगाल के नवाब के पास। और बंगाल के नवाब को इन सब कार्यों के लिए प्रति वर्ष 53 लाख रुपए देना तय किया गया। मतलब कि बंगाल एक है और उसमें शासन करने वाले दो, मतलब पैसा वसूलने वाला अलग और शासन चलाने वाला अलग। मतलब देखो, पैसा वसूल रहा है मतलब उसके पास अधिकार है पैसों को खर्च करने का, लेकिन वो खर्च नहीं कर रहा है। और जिसके पास उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, कर्तव्यों का पालन करना है, उसको सिर्फ 53 लाख रुपया दिया जा रहा है। इतने पैसों में तुम जो है पूरे बंगाल का शासन चलाओ, बंगाल के लोगों की सेवा करो, कृषि का विकास करो, व्यापार का विकास करो। वो क्या करेगा 53 लाख में? बंगाल, बिहार, उड़ीसा बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। पूरा का पूरा जो बांग्लादेश है वो भी उस समय होता था उसके साथ। तो अंग्रेज जो है ना बकायदा बढ़िया से पैसा वसूल कर लेते थे, जितना चाहे उतना वसूलते थे और 26 लाख रुपए मुगल बादशाह को देते थे, 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को देते थे। बाकी जो भी बचा उस पर अंग्रेजों का अधिकार होता था, अंग्रेज उसके स्वामी थे। तो यही क्या था बंगाल में द्वैध शासन। तो इन सब टॉपिक पर ना, चाहे वो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, बंगाल में द्वैध शासन, इन सब पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग उसको जरूर देखिएगा। इसमें तो मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब बंगाल में द्वैध शासन ये कब से कब तक चला? तो 1765 से 1772 तक चला। 1772 में जो बंगाल का जो द्वैध शासन है उसको समाप्त कर दिया जाता है और अंग्रेज सीधे सीधे बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लेते हैं। मतलब कि पैसा वसूल करने से लेकर के बंगाल के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी भी खुद अपने कंधों पर ले लेते हैं। हालांकि वो जनता का क्या सेवा करते हैं कि सिर्फ अपना ही हित देखते हैं। तो 1765 से 1772 तक चला था द्वैध शासन और 1772 में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और बंगाल का संपूर्ण प्रशासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया। तो यहीं से जो है ना भारत के किसी भी भूभाग में अंग्रेजों का एक राज्य स्थापित हुआ, ये हम लोग बोल सकते हैं। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से 1765 से ही या फिर कहें तो प्लासी के युद्ध के बाद से ही शुरू हो गया था, लेकिन वो अप्रत्यक्ष भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि 1765 से ही शुरू हो गया था लगभग अप्रत्यक्ष। क्योंकि जो बंगाल का जो नवाब था वो तो पूरी तरह से अयोग्य था, नवाजुद्दौला, सारा काम यही लोग देखते थे इधर उधर से। तो 1772 में ना कायदे से भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होती है। जो नवाब था उसको हटा दिया जाता है, तेरा अब कोई रोल नहीं है, कोई मतलब 53 लाख रुपए किसी को नहीं देना है। हाँ, 26 लाख रुपए उधर जो दे रहे थे वो दिया जा रहा था। बाकी अब जो है सीधे सीधे बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति करना शुरू किया जाता है। जो भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र है, बंगाल हो, इसके अलावा आपका जो मद्रास हो, बंबई हो, तो वो सब है ना, तो वो सब मिला करके भारत में ब्रिटिश क्षेत्र कहलाते थे, जो कि बंगाल के नाम से जाने जाते थे। और बंगाल का गवर्नर कौन बना सबसे पहला? वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का गवर्नर जनरल। इससे पहले जो गवर्नर बनकर के आते थे ना, क्लाइव भी बंगाल का गवर्नर बनकर के आया था। तो वो बंगाल में जो अंग्रेजों का क्षेत्र था, जैसे कि कलकत्ता हो गया, हुगली हो गया, तो उनका गवर्नर बनकर के आया था। लेकिन अब जो वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में गवर्नर जनरल बनता है, वो पूरे के पूरे बंगाल, मतलब कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, इन सब का गवर्नर बन जाता है, एक प्रकार से राजा बन जाता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि
किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया, बंगाल से अपनी सत्ता स्थापना की उन्होंने शुरुआत की और धीरे धीरे वो लोग जो है ना पूरे भारत पर अधिकार कर लेते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।